पूरे मुल्क में कहा जा रहा है कि एक वक्त में किया जाए, इलेक्शंस किए जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी पहली कही हुई बात के ऊपर जो अपना वर्डिक्ट दिया उसके ऊपर वापस नहीं जा सकती है। हमने ये कह दिया है कि पंजाब में मई 14 को इलेक्शंस होंगे तो होंगे। तो ये कैसे जो है, ये बड़ी फनी बात है कि जब मैंने अनाउंस किया है, जब मैंने ये नोटिस लिया हमने सुप्रीम कोर्ट ने, उसके एक ही दिन पहले जो है ये सारे इंटेलिजेंस के अफसर, डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस और डीजी आईएसआई और डिफेंस सेक्रेटरी आके मुझे बता रहे हैं कि जी डिफेंस की कंडीशन जो है मुल्क के अंदर अच्छी नहीं है। उससे पहले इनको पता नहीं था कि डिफेंस की कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है। तो ये जो पिटीशन थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा था कि जी आप अगर इलेक्शंस करना चाहते हैं तो सारी पूरे मुल्क में करें, वरना ना करें क्योंकि हालात अभी अच्छे नहीं हैं। ये जो पिटीशन है ये सुन रही है 3 मेंबर बेंच, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस एजाजुल एहसान और मुनीब अख्तर। और उन्होंने पहले ही कहा था कि जी हमने जो अपनी रूलिंग दी है अप्रैल 4 की कि यहाँ पे पोल्स कराए जाएं तो उनको कराया जाए। और कल जो था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि आप अपनी ये रूलिंग वापस लें, जिसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये सारी बातें कहीं। तो जनाब हिंदुस्तान के अंदर तो क्या खैर करप्शन चल रही होगी जो करप्शन पाकिस्तान के अंदर चल रही है। ये आज बहुत ही एक रिवीलिंग रिपोर्ट आई है चौधरी मुनस इलाई, जो कि परवेज इलाई साहब के जो है वो बेटे हैं। और ये इसके ऊपर जी अब आई है ये रिपोर्ट कि जी ये जो मुनस इलाई साहब हैं इन्होंने बेतहाशा प्रॉपर्टीज खरीदी स्पेन में एक दिन के बाद ही, जब इनके वालिद साहब जो हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने लास्ट ईयर जुलाई 27 को। जैसे ही वालिद साहब चीफ मिनिस्टर बने इन्होंने स्पेन में जी प्रॉपर्टीज लेनी शुरू कर दी। और इन प्रॉपर्टीज की जरा आप डिटेल्स सुने। ये नैब ने आज जो ये सारे अपने पेपर्स जो हैं ये शो किए हैं, उसके अंदर जो इनको स्पेनिश अथॉरिटीज ने जो डिटेल्स भेजी हैं उसके मुताबिक जी इन्होंने पार्किंग फ्लोर्स खरीदे हैं, वेयर हाउस खरीदा है, एक अपार्टमेंट खरीदा है, रेंज रोवर वेलर खरीदी है, कंपनीज लिए हैं, बैंक अकाउंट्स जो थे इनके पहले ही चल रहे थे। और वहां पे एक 4 स्टार होटल बार्सेलो रेवेल जो है वो भी खरीदा है बार्सिलोना सिटी के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, वो एक अपार्टमेंट्स हैं, एक बिल्डिंग जो ली है उसके अंदर, और ओल्ड बिल्डिंग्स ली हैं कैनरी आइलैंड्स के अंदर जो कि मोरक्को के बॉर्डर के ऊपर है। इन जो 5 प्रॉपर्टीज हैं एटलीस्ट उनकी कीमत 1.675 मिलियन यूरोस के पास है। और ये जो है इसका सेलर जो था मार्क कैनालेटा था और उसने इनको ये सारी चीज़ें बेची थी। और इसके बाद इन्होंने फिर अनाउंस किया फरवरी में कि अब मेरे पास रेंज रोवर भी है। और इन्होंने एक और भी कंपनी खरीदी 100,000 यूरो से, जो कि इन्होंने कहा जी कि इसकी कंट्रीब्यूशन मैं खुद अपनी जेब से कर रहा हूँ, है जी, अपनी जेब से कर रहा हूँ। 100,000 यूरो लॉटरी निकल गई होगी ना, लॉटरी निकल गई होगी, हमारी तो निकल नहीं रही, इनकी निकली हुई है। तो वो कहते हैं जी कि ये सारे बिजनेसेस जो हैं ये उधर स्पेन के अंदर साकिब ताहिर चौधरी जो हैं और शफात हुसैन चौधरी जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज के, और ये उनको देखते हैं। इसमें ये बताने की बात है कि शफात साहब जो हैं वो चौधरी शुजात के छोटे भाई भी हैं। तो वो जनाब ये मुनस इलाई साहब की सारी वहां पे प्रॉपर्टीज देखते हैं। हैं जी, खानदान में ना, हाँ खानदान मिल बांट के खाएंगे ना, हाँ मिल बांट के खाएंगे, बिल्कुल तो कोई बात नहीं है ऐसी, वो बिजनेस है, खानदानी बिजनेस है, खानदानी बिजनेस। लॉटरी आपकी नहीं निकली, उनकी निकल गई, बाकी दुनिया में निकली हुई है लोगों की। हाँ निकल गई लॉटरी, हमारी नहीं निकली तो हम बदनसीब है, सारी बाकी सारी दुनिया तो बदनसीब नहीं है। हमारे शरीफ खानदान की भी मैं बहुत देख रहा था, हाँ उसमें भी है बेशुमार। मैंने कहा कि यार मुझे हैरत है कि पूरी दुनिया उनको शरीफ पुकारती है और कुछ लोग हैं जो उनको चोर वगैरह पुकारते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, कितनी गलत बात है। पूरी लोग हैं, शरीफ लोग हैं, पूरी दुनिया से सिर्फ उन्होंने एक्सपेंसिव 3 गाड़ियां ली थी, पूरी दुनिया उनको कहती है शरीफ। हाँ बहुत पूरी दुनिया कहती है शरीफ, क्योंकि सिर्फ 3 गाड़ियां ली हैं उन्होंने। और जरदारी तो बेचारा ऐसे ही जो है वो बदनाम है, उसने तो सिर्फ एक ही गाड़ी ली थी, इन्होंने 3 ली हैं। अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा जनाब, इमरान खान साहब ने आज फिर से कहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक रेन ऑफ टेरर जो है वो चल रहा है। और आज इन्होंने उस वक्त कहा, उन्होंने कहा जी ये शैम FIRs जो हैं मेरे और मेरे बंदों के खिलाफ लिखाई जा रही हैं। अपनी बात करते हुए उन्होंने कहा जी 145 FIRs तो सिर्फ मेरे खिलाफ लिखाई गई हैं। इसके अलावा जो मेरे जो साथी हैं अजहर मिशवानी और अमीन अली गंडापुर और भी बहुत सारे लोग जो कि कराची में और दूसरी जगहों पर उनके ऊपर FIRs लिखाई जाती हैं, उनको घरों के बाहर से उठाया जाता है, अनडिस्क्लोज्ड लोकेशंस पे लेके जाया जाता
जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है और फिर उनको कहा जाता है जी श्योरिटी बॉन्ड्स भरें। तो ये एक बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बनती जा रही है। यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ ऑफ जंगल जो है इस मुल्क के अंदर चल रहा है, जिसके के ऊपर जो है दुनिया को ध्यान देने की जरूरत है। एंड जनाब, द टू रिपोर्ट्स दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नाउ, उनकी अब बारी आ गई है, जो कि हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि ये 2 रिपोर्ट्स बैक टू बैक आई हैं, एक तो क्रेडिट स्विस की और एक यूएनडीपी की है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो है ये रिपोर्ट्स जो हैं 2 आई हैं। क्रेडिट स्विस की जो रिपोर्ट है जनाब, उसके मुताबिक जो रीसेंट लीक्स हुए हैं क्रेडिट स्विस के डेटा की, क्योंकि आजकल लीक्स बहुत हो रहे हैं ना, तो इनका भी डेटा जो है वो लीक हो गया। उसके अंदर आपको पता ही है क्रेडिट स्विस जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है स्विट्जरलैंड के अंदर। तो यहां पे उन्होंने कहा जी कि इन्होंने इंप्लीकेट किया है, ये इस रिपोर्ट ने एक्स ISI के जो चीफ हैं जनरल अख्तर अब्दुल रहमान खान, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान मिलिट्री के जो जनरल्स हैं बेतहाशा करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। वो कहते हैं जी जनरल रहमान, ये हम नहीं कह रहे, ये क्रेडिट स्विस का जो डाटा है वो कह रहा है। जनरल रहमान जो है वो कहते हैं जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कैश में उसको यूएस ने दिया था अफगान वॉर के ऊपर लगाने के लिए, वो उसने बाहर फनल किया। और वैसे जनाब बड़े मर्दे मोमिन बने हुए थे ऊपर से, और वो कह रहे थे जी कि 1980s में जो हम रशिया के खिलाफ जो वॉर कर रहे हैं, अमेरिका जो पैसे दे रहा है हम उसके ऊपर लगा रहे हैं, और ये सारा पैसा जो है इन्होंने बाहर फनल किया था। और ये जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी दिखाते हैं कि पाकिस्तान के टॉप जनरल्स जो हैं, ये जो होली वॉर थी अगेंस्ट सोवियत यूनियन, उसमें इनको जो अमेरिका पैसे दे रहा था वो कैसे बाहर लेके जा रहे थे। क्रेडिट स्विस की ये रिपोर्ट जो है इसने टाइम्स ऑफ इजराइल जो है उसको भी कोट किया है, और उसके मुताबिक जो एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इजराइल में आई थी उसके मुताबिक वो कहते हैं जी कि इनका जो मोटो है वो है ग्रीड इज गुड। हम जो पाकिस्तानी जनरल्स हैं वो कहते हैं ग्रीड इज गुड, और इनन्यूमरेबल स्कैंडल्स के अंदर ये इन्वॉल्व हैं, जिसके के अंदर फाइनेंशियल बंगलिंग, ब्राइबरी, एक्सटॉर्शन और इन्फ्लुएंस पेडलिंग बाय सर्विंग रिटायर्ड जनरल्स फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स जो हैं वो ये सारा कुछ करते हैं। क्रेडिट स्विस की इस रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग इतने बहुत ही संगीन इन्होंने इल्जाम लगाए क्रेडिट स्विस ने। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की ये जो मिलिट्री है स्मगलिंग रैकेट और नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग के अंदर भी इन्वॉल्व है, अकॉर्डिंग टू क्रेडिट स्विस रिपोर्ट। 1990s में वो कहते हैं जी कि आर्मी के जो चीफ हैं असलम बेग साहब, और ये अगेन बहुत ही संगीन इल्जाम है जो क्रेडिट स्विस ने लगाया। वो कहते हैं 1990s में आर्मी चीफ असलम बेग और ISI के उस वक्त के जो चीफ थे असद दुरानी, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि हमको नारकोटिक्स का बिजनेस करना चाहिए जिहाद को फंड करने के लिए अगेंस्ट इंडिया एंड अफगानिस्तान एंड इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और इसमें क्रेडिट स्विस ने जो वॉशिंगटन पोस्ट का ये जो आर्टिकल इनके ऊपर आया था उसका जिक्र करते हुए कहा कि ये वॉशिंगटन पोस्ट का पूरा आर्टिकल था जो इनके ऊपर आया था, और जिसमें कि इन्होंने कहा था कि सीक्रेटली ये सारा पैसा जो है स्विस बैंक अकाउंट्स में रखा जाए, ना सिर्फ जनरल्स बल्कि ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान के, ताकि इन तमाम चीज़ों के लिए जो है काम किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के जो बेटे हैं दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज इन पाकिस्तान, जिनके के ह्यूज बिजनेस इंटरेस्ट हैं, बेइंतहा ये लोग जो हैं और भी बहुत सारी डील्स में शामिल हैं। क्रेडिट स्विस कहती है कि ये जर्नल करप्ट डील्स जिसके के अंदर एक्सटॉर्शन नेटवर्क, प्रोटेक्शंस, पार्टेकिंग इन स्मगलिंग नेटवर्क्स इन बलूचिस्तान, जिसमें कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज भी जो हैं उनको भी यूज करते हैं और अपने यूज के लिए इंतहाई लो प्राइसेस पे खरीदते हैं, डिफेंस डील्स के लिए ब्राइब्स देते हैं। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट और भी कहती है कि आर्मी चीफ जनरल इशफाक कियानी के भाई जो थे मल्टी बिलियन डॉलर हाउसिंग स्कैंडल के अंदर इस्लामाबाद के अंदर इन्वॉल्व थे। कोयटा के कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा की तो उन्होंने बहुत ही बैंड बजाई क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट ने। उन्होंने कहा जी ये जो आसिम सलीम बाजवा साहब थे इनको जनरल पापा जोन्स या कि जनरल पिज्जा भी कहते थे, क्योंकि इन्होंने बेतहाशा इन्वेस्टमेंट्स की थी पापा जॉन्स पिज्जा चेन में यूएसए के अंदर, और इनके जो बेटे हैं उन्होंने बेतहाशा ल्यूक्रेटिव जो हैं कॉन्ट्रैक्ट्स भी लिए थे, और जब ये ISPR के हेड थे। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि ये सब लोग जो हैं ये सब के बारे, इन सब के जर्नलों के बारे में पता है कि ये इंतहाई करप्ट हैं, लेकिन ना तो इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है, ना तो कोई इंक्वायरी बिठाई जाती है।
3 स्टार जनरल्स जो हैं पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अंदर रिटायर होते हैं एज बिलियनियर्स, और इनको कंसेशनल जो और तो फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं, इनको कंसेशनल प्लॉट्स मिलते हैं कमर्शियल और रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चरल लैंड्स। क्रेडिट स्विस की इस रिपोर्ट के मुताबिक एक्स आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब को 100 एकर्स ऑफ प्राइम एग्रीकल्चर लैंड लाहौर के बाहर दी गई थी, और जनरल मुशर्रफ साहब के बारे में भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि 30 प्रॉपर्टीज जिसमें कि इंक्लूडेड थी एक फैंसी फार्म हाउस, लग्जरी अपार्टमेंट्स इन मिडल ईस्ट, लंदन, कराची, दूसरे जो पाकिस्तान के हिस्से हैं उसके अंदर। और कहते हैं इसके बावजूद, ये सब करप्शन के बावजूद, आर्मी अपने आप को इस तरह से शो करती है एज इफ दे आर नाइट इन शाइनिंग आर्मर, और हर वक्त जो है हम मरने के लिए इस मुल्क के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो वो जो है वो ये शो करते हैं। अब जबकि ये रिपोर्ट आई तो इसमें बहुत सारे हवाले और भी जो बाकी इंटरनेशनल प्रेस में जो रिपोर्ट्स आई, उन्होंने ना सिर्फ क्रेडिट स्विस और वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल्स का जिक्र किया, बल्कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की एक रिपोर्ट जो थी उसका भी जिक्र किया। UNDP की रिपोर्ट जो है इसका टाइटल है 3 P's ऑफ इनइक्वालिटी, और ये भी पाकिस्तानी जर्नलों की जो करप्शन है उसके ऊपर है। वो कहते हैं पावर पीपल पॉलिसी। यूनाइटेड नेशंस की ये रिपोर्ट जो है उसने ये बेतहाशा जो है उन्होंने भी बताया है कि किस तरह पाकिस्तान का एलीट जो है ये सारा पैसा जो है वो लूट रहे हैं, और इनकी ये जो रिपोर्ट थी उसमें इस चीज का भी जिक्र किया था जो क्रेडिट स्विस ने जिसके के बात की थी। क्रेडिट स्विस ने तो ये तक कहा था कि स्टेट आर्मी को कंट्रोल नहीं करती, आर्मी स्टेट को कंट्रोल कर रही है। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है UNDP की ये रिपोर्ट जो है इसने ये कहा है कि मिलिट्री जो है पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, मिलिट्री से बड़ी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में और कोई भी नहीं है, और ये 2 एंटिटीज जो है इनसे अपना ये बिजनेस मिलिट्री वाले चला रहे हैं। एक फौजी फाउंडेशन आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है और दूसरा डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, इसके ऊपर वो चला रहे हैं। इनको जो ना सिर्फ ये बल्कि जो मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियंस हैं और ये बड़ी रिच फैमिलीज हैं, इनको टैक्स में भी एग्जाम्पशंस दी जाती हैं। वो कहते हैं जी टॉप 1% जो है हैज 9% ऑफ द कंट्रीज टोटल पर्सनल इनकम। एवरेज इनकम ऑफ हाई नेटवर्थ हाउस होल्ड जो है 6 times मोर देन द एवरेज पाकिस्तानी हाउस होल्ड है। ये टैक्सेस जो इवेड करते हैं ये जो हाई नेटवर्थ यानी कि जो अमीर लोग पाकिस्तान के, वो कहते हैं जी पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क होना ही है, क्योंकि पाकिस्तान के जो रिच 1% है 168 बिलियन रुपीज के टैक्सेस नहीं देते। पूरे 20% जो है वो 7% ऑफ नेशनल इनकम है, और रिचेस्ट 20% जो है वो 50% ऑफ नेशनल इनकम है। 2017 to 2018 की ये जो रिपोर्ट आई थी जिसमें कि जर्नल और ब्यूरोक्रेट्स और ये सब लोग बताए गए थे कि इनके प्रिविलेजेस, उसके मुताबिक ये जो अमीर तरीन पाकिस्तान के लोग हैं इनको प्रिविलेजेस जो हैं दे एंजॉय प्रिविलेजेस वर्थ 368 बिलियन रुपीस। जो फ्यूडल्स हैं पाकिस्तान के वो 370 बिलियन रुपीस के प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं। बिजनेसमैन जो हैं जो कि ज्यादातर फेडरल और प्रोविंशियल कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो 724 बिलियन रुपीस के प्रिविलेजेस जो हैं वो सिर्फ करते हैं, जो सब का सब जो है टैक्स पेयर के पैसे पे है। तो बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो उन्होंने कहा जी कि अगर इनको बचाया जाए तो पाकिस्तान को किसी के आगे कटोरा लेके जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये नंबर्स मैं आपको फिर से बता देती हूं कि ये जो हाई नेटवर्थ लोग हैं इनकी जो प्रिविलेजेस हैं 368 बिलियन रुपीस, फ्यूडल्स जो हैं वो एंजॉय करते हैं 370 बिलियन रुपीस, बिजनेसमैन जिसके के अंदर पॉलिटिशियंस हैं 724 बिलियन रुपीस। और इनका कुछ पता नहीं है कि ये पैसे बस इनके अय्याशियों के ऊपर जो है वो लग रहे हैं। ठीक है जी, एंड दैट इज डबलिंग एंड ट्रिपलिंग ऑन द डेली बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस। जी 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 बिल्कुल। पाकिस्तान सिनेमा के लिए अच्छी खबर ये है, आपको पता ही है कि लास्ट ईयर कांस फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान की फिल्म जॉयलैंड गई थी। इस दफा जो है फ्रेंच रिवियरा में फॉर द सेकेंड ईयर पाकिस्तान की एक और फिल्म, कनेडियन पाकिस्तानी फिल्म मेकर जरार खान, इसने जो फिल्म बनाई है अपनी इन फ्लेम, वो अब यहाँ पे डायरेक्टर्स फोर्टनाइट का जो सेक्शन है उसमें अब ये दिखाई जाएगी। ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में एक फिल्म जो थी यहाँ पे डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में जमील देलवी साहब ने ब्लड ऑफ हुसैन 1980 में भेजने की कोशिश की थी, जो कि स्टेट ऑपरेशन के ऊपर थी, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक साहब जो थे हेड ऑफ द स्टेट थे, तो इस फिल्म को पाकिस्तान में बैन किया गया था। आज 43 ईयर्स के बाद फिर से इन फ्लेम्स जो है यहाँ पे पहुंची है। जैसे कि जॉयलैंड को साइम सादिक की जो थी बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, कहा जा रहा है कि ये भी जो है जरार खान की फिल्म जो है इन फ्लेम
इसको भी जो है कुछ अवार्ड्स मिल सकते हैं। इसका वर्ल्ड प्रीमियर जो है अनसर्टन रिगार्ड सेक्शन जो है कांस फिल्म फेस्टिवल का, उसके अंदर जो है वो लगाया जाएगा। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भी बहुत खूबसूरत फिल्म है और ज़रा हट के है, तो इसको भी शायद पसंद किया जाएगा। मनोज बाजपेयी आपको पता ही है, बड़े मशहूर हैं सत्या और गैंग्स ऑफ वसेपुर के लिए। बड़ी आइकॉनिक फिल्में इन्होंने की हैं और बड़े नेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं इन्होंने। लेकिन एक इनका ओल्ड इंटरव्यू एक सरफेस किया जिसमें कि इन्होंने बताया कि मुझे बहुत लॉन्ग अरसे तक स्ट्रगल करनी पड़ी, एंग्जाइटी रही, डिसअपॉइंटमेंट रही जब मैं बिहार से मुंबई में आया, क्योंकि मेरी आंखों के सामने जो डायरेक्टर्स थे मेरी तस्वीर जो थे कचरे के डब्बे में फेंक देते थे और कहते थे तुम्हारा यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैं जो था कोई ना कोई अखबार की एक सुर्खी लेके वो सारा जो था इनेक्ट करता था अपने फ्रेंड्स के सामने और थिएटर को फॉलो करता था। और नेशनल ड्रामा स्कूल दिल्ली में मैं हर वक्त जाके अपना प्रोफेशनल जो था उसको मैंने अलाइव रखा, इससे पहले कि मुझे बड़ा कोई रोल मिले। तो मैंने बहुत कुछ सहा है इस स्टेचर तक पहुंचने के लिए। एंड जनाब क्या हुआ फिर जो हमने कहा था मेपल लीव सूखे पत्तों की तरह उड़ जाएंगे। टेम्पा बे ने इनको 7-3 से हराया है। तो इनकी बदकिस्मती जो है वो चलती जा रही है। 2013 से इन्होंने अभी क्या तक कहा था आपसे, मैंने कहा था कि एक गेम दे। अच्छा गेम दे देंगे, अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये अब 7 गेम्स जो हैं सिंस 2013 लूज कर चुके हैं। 6 वैसे जो है वो इन अ रो, 6 इन अ रो, ठीक है। क्या है अभी देखिए हम लोग मेहमान नवाज लोग हैं। हाँ हालांकि देखें से वहां इधर आए हमारे हाँ, पास। हालांकि ये स्टार देखें कितने बड़े बड़े हैं। मैथ्यूज है, मार्नर है, नाइलैंडर है और फिर इनका जो कैप्टन है टेवरेस जो है वो है। तो बहरहाल जी फिर भी ये हार गए हैं। तो हाँ, तो वो कहते हैं जी वैसे भी टेम्पा बे जो था उसने जो लाइटनिंग इसने 2 जीते थे कप्स बैक टू बैक 2020 में और 2021 में। लास्ट ईयर सिर्फ जो है ये हार गए थे इससे कोलोराडो एवलांच से। तो फाइनल में, हाँ फाइनल्स में हार गए थे। तो जनाब वो हमारे सूखे पत्तों की तरह उड़ गए मेपल लीव्स। और जनाब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, बाबर आजम के ऊपर कितनी बदबख्ती बिठाई जा रही है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो अपने हैंड पिक किए हैं 11 top high performing cricketers to make a world test championship team for जो 2 साल का आंकड़ा था उसको इकट्ठा करने के बाद 2021 से 2023 के, जिसमें के बहुत सारे हिस्टोरिक टूर्स और ग्रेट रिकॉर्ड्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस थी। इसमें तीसरे नंबर पे जी बाबर आजम का उन्होंने नाम दिया है। उन्होंने कहा जी पिछले 24 मंथ्स में जो इसने टेस्ट खेले हैं उसके अंदर 14 मैचों में 1500 रन इसने अमेज किए हैं। और ये थर्ड जो है बड़ा स्टार है जिसको कि हम लेना चाहेंगे अगर हम अपनी जो है वो ग्रेट टीम बनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि इसने 425 बॉल्स के ऊपर 196 बनाए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन कराची विच वाज एन एपिक परफॉर्मेंस। सेंचुरीज पे सेंचुरीज इसने बनाई हैं अगेंस्ट श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। बाबर जो है उसने 8 टेस्ट खेले हैं इन पाकिस्तान जिसकी के एवरेज जो है 56.30 है और अवे गेम्स में। और दिस ऑल्सो इंक्लूड्स 119 अगेंस्ट श्रीलंका इन गाले। तो बाकी के भी जो लोग हैं उनके भी इसके अंदर काफ़ी सारे नाम हैं, जो उस्मान ख्वाजा हैं और जो रूट हैं इंग्लैंड के, ट्रेविस हैं, जडेजा हैं इंडिया से, ऋषभ पंत भी हैं, बॉलर्स के अंदर और अश्विन हैं और भी लोग हैं। लेकिन तीसरे नंबर पे जनाब हमारे बाबर आजम हैं। तो जो लोग एतराज़ कर रहे हैं बाबर आजम पे ज़रा थोड़े जी हथौला रखो है जी, हथौला रखो। And जनाब absolutely our last news is about Haris Rauf. Haris Rauf also has there are good things to talk about him. अभी जो उन्होंने 10 विकेट्स ली थी जो फर्स्ट 3 T20s हुए हैं 5 मैच सीरीज में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसकी वजह से ये अब जो है जंप कर गया है, ऊपर आ गया है, 11th पोजीशन पे आ गया है इन ICC मेंस T20 बॉलर रैंकिंग्स के अंदर, अहेड ऑफ नाउ शादाब खान एंड शाहीन शाह अफरीदी। तो अब शादाब खान जो हैं वो 13th नंबर पे हैं, शाहीन शाह अफरीदी जो हैं अब 15th नंबर पे हैं। आईसीसी ने ये भी कहा है कि रऊफ जो है वो 5 प्लेसेस ऊपर आया है, उसकी जो करियर अचीवमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा कमेंडेबल हैं और ख़ास तौर पे जो अब इसका करियर रेटिंग जो है इट स्टैंड्स एट 657 पॉइंट्स एंड सो ही इज़ एट द 11th स्पॉट। और वो कहते हैं जी कि इसका पोटेंशियल है कि ये थोड़ा टॉप 10 में भी आ सकता है बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज जो कि ये खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो वे टू गो हारिस रऊफ, गो राउफ गो, हम तो यही कहेंगे। तो जनाब ये